सम्मानित साथियों, मेरे युवा नौजवान साथियों और हमारे समाज के इज्जतदार महिला एवं बेटियों, सभी को इंजीनियर राजकुमार पासवान आपका दुसाध पुत्र बेटा कोटि कोटि प्रणाम करता है। सब तक आवाज जा रहा है ना मेरा? कोटि कोटि बाबा चौहरमल के वंशज, इसलिए आवाज जा रहा है आवाज। आप लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद लेते हुए हम दुसाध पासवान महारेला के लिए बताना चाहते हैं। थोड़ा हम राजनीतिज्ञ भी हैं और कुछ अगर राजनीति बातें कर दें और गलती हो जाए तो क्षमा भी करना है। आप लोग से यही कहने आए हैं कि 42 वर्षों से वो चाहे हमारा नेतृत्व आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारा नेता रहे हो, चाहे लालू राबड़ी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश भाजपा की सरकार है, सभी ने हमारी जाति को, हमारे पासवान जाति को, दुसाध जाति को हर एक चीज से अनदेखी किया है, हर एक तरह से काटने का काम किया है। तो इसलिए हम लोग कब तक कटते रहे? हम लोग का बाल बच्चा लोग कब तक मजदूरी करता रहे, विदेश जाकर के प्राइवेट कंपनी में काम करता रहे? लालू राबड़ी की सरकार बनी, उसमें भी सबसे ज्यादा यादवों को ऊपर उठाया गया, यादव बेटों को नौकरी दिया गया, यादवों के लिए अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया गया। अभी नीतीश की 15 वर्षों से सरकार है, नीतीश भाजपा की सरकार, उस सरकार में हमारी जाति को ही काटा जा रहा है, हमारी जाति को ही अनदेखी की जा रही है। लालू राज में दलित नरसंहार पे हमारे पासवान भाइयों को ही सबसे ज्यादा मारा गया, काटा गया, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। आपको बता दें कि रोजगार भी रहा, नौकरी में भी, सरकारी नौकरियों में भी भागीदारी नगण्य रहा, नहीं दिया गया। और हमारा चाचा बाबा लोग बेरोजगार रहे और खेती में काम किए, और आपको बता दें कि दूसरी यहाँ बंधुआ मजदूरी किया। लेकिन कब तक ये सहना, कब तक होगा? एक नकली नेतृत्व को हम लोग लेकर के कब तक चलेंगे? हमारी जाति ने जब तक रामविलास जी जिंदा थे तब तक उनको खून देते रहा, लाठी के साथ बूथ पे ये लड़े और उनको जिता के केंद्र में भेजे, लेकिन हमारे परिवार को उन्होंने नहीं देखा, अपना परिवार को देखा और पंजाब को देखा। तो इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। वो मेरा दुश्मन नहीं है रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम जात का वोट ले रहे हो तो जात में जो हमारा बेटा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, हमारा परिवार को, समाज को, दुसाध जाति को और बेहतर, उसके बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा, उसके लिए दोषी कौन? किससे हिसाब लेंगे? लेकिन आज आप बता देना चाहते हैं कि घर की उनकी लड़ाई हुई है। उनकी लड़ाई कोनो 16% दलितों की लड़ाई है, उनकी लड़ाई क्या 8% पासवानों की लड़ाई लड़ी जा रही है? नहीं, महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है, कुर्सी की लड़ाई लड़ी जा रही है, मंत्री पद बनने की लड़ाई लड़ी जाती है। ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है कि हमारी जाति में कितने % लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारी जाति के बेटा कौन लोग इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। खैर, ये घर की बात है, घर की बात से मैं अलग हटता हूँ, ये आप लोग को समझने की जरूरत है, आप लोग के लिए विचारणीय है। इसलिए हम इस बात को रखें कि कहते आप लोग को जानना सच्चाई जरूरी है, नहीं तो कब तक भटकाव करते रहिएगा और कहते बूथ पे जाकर के बटन दबाते रहिएगा कि कहते हैं यही हमारा बंगला है। लेकिन वो तो बंगला बना लिए। रामविलास जी एक बात कहते कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन किसी दुसाध के घर का अंधेरा दूर नहीं किया उन्होंने, और सभी दुसाध के घर के हर एक झोपड़ी में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके अपने घर में, बंगला में चिराग जला लिए। अरे वो अच्छा होता कि हर एक घर का, पासवान का घर का चिराग जलता। वैसा योजना आना चाहिए। तो चलिए इस बात पे मिट्टी डालते हैं, हम आगे निकलते हैं। एक लाइन और अंत में रामविलास जी के बारे में कह करके कि हमारे गार्जियन थे, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़े, प्रतिद्वंदी हम वहां हैं हाजीपुर में, हम यहाँ नहीं है। हम भी समाज का बेटा है, रामविलास जी भी समाज का बेटा थे, लेकिन अंतिम समय में, मरते समय उन्होंने 10% स्वर्णों को आरक्षण देकर के मरा। और उसकी वकालत कैसे किया? उन्होंने कहा कि दलित का बेटा, दुसाध का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, खेत में काम कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है, राजपूत भूमियार का बेटा मजदूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको 10% आरक्षण दो। हाय रे मेरा भगवान, ये क्या वो दिन अच्छा होता, वो अच्छा होता ज्यादा। क्या मेरा बेटा रिक्शा चलाने के लिए ही बना है? क्या दुसाध का बेटा हल चलाने के लिए बना है? क्या दुसाध परिवार मेरा घर खेत में काम करने के लिए बना है?
अरे मेरा बेटा कब टाई पहनेगा, मेरा बेटा कब एरोप्लेन उड़ाएगा, मेरे समाज का बेटा लोग कब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और जो आज बन भी रहा है वो घर पे बैठा हुआ है, उसके लिए नौकरी के लिए कौन सोचेगा। ये राजकुमार पासवान का दर्द है और हम वो कहने आए हैं। आपको बता दें कि अब आते हैं हम कि दुसाध पासवान महारेला क्यों आवश्यक है। देखिए, दुसाध पासवान महारेला के लिए हमने चिंतन किया, मंथन किया और हाजीपुर वैशाली की धरती पे जब हम 2 बार चुनाव लड़े, 2014 में रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़े, फिर 19 में पशुपति कुमार पारस, अभी जो चाचा भतीजा की लड़ाई है तो पारस जी के खिलाफ लड़े, तीसरा पोजीशन रहा, एक बड़ा चेहरा हम बन के निकले। तो वहां पे ऐसे हमारे जो युवा नौजवान साथी लोग हैं, आप जैसे गार्जियन लोग, कि राजकुमार जी दुसाध पासवान महारेला नहीं होता है, सभी जाति का महारेला होता है। तो हमने कहा कि बताओ तुम लोग तैयार हो। तो उसने कहा कि हाँ भैया आपके साथ तैयार है और हम महारेला के लिए चलेंगे। तो आपको बता दें कि हमने कहा ये तैयारी में लग गए और दुसाध पासवान पटना के गांधी मैदान में, बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना के गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारेला हो सकता है, क्षत्रिय महारेला हो सकता है, कुर्मी चेतना रैली हो सकती है, तेल पिलावन लाठी गोवान यादवों का महारेला हो सकता है, चंद्रवंशियों का हो सकता है, रजक भाई का हो सकता है, चमार भाई का हो सकता है, मुसर भाई का हो सकता है। आपको ये एक कमजोर जाति जो पानी में घुस करके मछली पकड़ते हैं, मलाह, वो मलाहों का महारेला पटना गांधी मैदान में हो गया। क्या दुसाधों का, पासवानों का महारेला नहीं होना चाहिए क्या? आप लोग से पूछते हैं कि दुसाधों पासवानों का महारेला नहीं होना चाहिए? तो एक सुर में हाथ उठाइए कि होना चाहिए कि नहीं होना। तो सब जाति होना चाहिए, तो सब जाति का महारेला हो गया, तो पासवान दुसाध का महारेला क्यों नहीं होना चाहिए? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको नेता बनना है। सुन लीजिए, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, ज्ञात होगा कि गया में बहन माता, सुन लीजिए, चाची सुन ला, बहुत हम फिर बार बार तो आवे के है, भोजन भी करे के अपने के घर, लेकिन ये जो बात मुख्य रूप से कही जाए थी तो सुनना जरूरी है। देखिए, बड़मेश्वर मुखिया थे तो कैसे लोग दलित भाई लोग काटे गए, उसके राज में लड़ाई रही ना। और अब उसके जाने के बाद हमारे जैसे, इनके जैसे युवाओं की तरह एक नया बड़मेश्वर मुखिया टीम खड़ा हो गया, रणवीर सेना। उससे हिफाजत के लिए, अपने बहू बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए हमको भी 1000 वीर चोहरमल खड़ा करना होगा, राजा सलेश खड़ा करना होगा, मकड़ा माझी खड़ा करना होगा। नहीं तो हमारी पहले बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, आबरू लूट ली जाती थी, और आज भी हम लोग को बेटियों की इज्जत लूट करके हत्या कर दिया जाता है सामंतवादियों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। और उसकी चर्चा विधानसभा लोकसभा में नहीं होता है। हमारे जात के नेता लोग, जो हमारे जात के जो विधायक हैं, एमपी हैं लोकसभा में, वो लोग पार्टी के दलाल बन के बैठे हुए हैं, वो लोकसभा विधानसभा में उठाने का काम नहीं करते हैं। हमारे समाज के कितने बेटा लोग बेरोजगार हैं, उसकी बात लोकसभा विधानसभा में नहीं होती है। तो ऐसे दलाल नेताओं को क्यों हम चुन करके भेजें अपनी जाति का, जो हमारे जाति की बात न करे। हमारे आज जो बिहार सरकार में है, 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है, 2 तरह की शिक्षा प्रणाली है। एक शिक्षा प्रणाली है टाई वाला, जिसमें पैसे वाले के बाल बच्चा लोग पढ़ते हैं। दूसरा शिक्षा प्रणाली है खिचड़ी वाला। तो खिचड़ी वाला में दुसाध, चमार, मुसहर, डोम के बच्चे लोग, हमारी जाति दलित समाज के बच्चा लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चा लोग पढ़ता है। तो ये बताइए कि क्या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित समाज के दुसाध बेटा के और चमार, मुसहर, डोम भाइयों के बच्चे सिर्फ खिचड़ी वाले स्कूल में ही पढ़ने के लिए बना है? आज जो सरकार की शिक्षा नीति है, जो टाई वाला होगा वो IAS IPS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। जो खिचड़ी खा करके जो पढ़ रहा है वो उसमें से चंद एकाधिक %, 1-2 लड़का बेटा निकलता है, लेकिन मोस्टली लोग सर्टिफिकेट वाला अनपढ़ बन रहा है। तो इसकी बात कौन विधानसभा में करेगा? इसकी बात कौन लोकसभा में उठाएगा? ये आप लोग को भी सोचने की जरूरत है। हम ये राजकुमार पासवान कोई उन्माद फैलाने नहीं आया है। हम अपने जाति वीर चोहरमल, राजा सलेश, मकड़ा माझी, राव बाबा के वंशजों को हम जगाने आए हैं। और आप हमको नेता मत मानिए, जिसको नेता मानना है मानिए, लेकिन ये सवाल आपको करना होगा अपने नेतृत्व से और अपने समाज के बेटाओं से कि हमको कैसा नेतृत्व चाहिए।
ठीक है, आपको एक चीज और हम बहुत अहम बात कहने जा रहे हैं कि जो आज तक राजनीति हुई तो क्या सिर्फ विधायक बनने तक ही, लोकसभा में सांसद को भेजने तक ही, इतना ही तक आप लोग का मतलब है? और 5 साल में जीत के आपका वोट फुसला करके लेके चला जाता है। आप लोग कहते हैं कि हो राजकुमार बाबू तो 100 में नितवा यही बात कह के चल जाए, तो ये कब तक चलता रहेगा? अब हम लोग विधायक और सांसद बनाने के लिए नहीं चलेंगे पटना के गांधी मैदान, हम लोग चलेंगे अपनी जाति के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कि जैसे मुख्यमंत्री लालू यादव बना तो मुख्यमंत्री आवास पे बैठ करके लालू राबड़ी ने सभी यादवों को आगे बढ़ाने का काम किया, यादवों बेटा को नौकरी में भेजने का काम किया, और वही काम नीतीश कुमार कर रहा है। तो ये राजकुमार पासवान आपका दुसाध का बेटा, दुसाध पुत्र, जिस दिन बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन बिहार एक भी दुसाध का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा और एक भी घर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा। तो लोग विधायक बनने के लिए चले हैं, लोग सांसद बनने के लिए चले हैं, लेकिन ना हमको विधायक बनना है ना एमपी बनना है, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए चले हैं। 1.5% वाला लोग, 1.5% जिसकी संख्या है वो बिहार के कुर्सी पे बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है। हमारी संख्या तो 8% है। ये तो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। देखिए कैसे, आपको एक बात और बताने जा रहे हैं कि बिहार में अगर यादव 12.5% है, 12.5% है ना, अगर बिहार में यादव 12.5% है तो आपको बता दें कि बिहार में पासवान भी 12%, 10 से लेकर 12% से कम नहीं है। वो कैसे कि किसी भी प्रखंड पंचायत में आप जाइए, किसी भी प्रखंड पंचायत में जाइए, वहां पे आप देखिए कि जिस गांव में 500 घर यादव है वहां पे 400 घर, 350 घर पासवान भी है। जिस प्रखंड पंचायत में 500 घर पासवान है वहां पे 350 घर, 400 घर यादव भी है। तो जब ये रेशियो है तो वो 12.5%, हम 6.5%, ये कैसे? तो लालू राबड़ी की सरकार बनी, उस समय हम लोगों की संख्या को कम दिखाया गया, कमजोर किया गया, और जो 1.5 लाख, 1-2 लाख नहीं, 1-2 आदमी नहीं, 1.5 लाख पहले जो चौकीदारी थी, पहले जो चौकीदारी था हम लोगों का, वो सरकारी नौकरी हुआ करता था, और 1.5 लाख लोग उसमें थे चौकीदारी प्रथा में, और वो चला रहा था अंग्रेजों के जमाने से, आजादी के बाद भी रही। लेकिन हमारा नेतृत्व खड़ा हुआ, रामविलास जी हमारा दलित पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नेता बना लालू यादव, पिछड़ों का नेता आया नीतीश कुमार, सभी ने पासवान जाति को खत्म करने का काम किया, वो चौकीदारी को खत्म करने का काम किया। आज 1.5 लाख से जानते हैं कितना है उसकी संख्या? 6,500, मतलब कि 6,500, 7,000 के करीब है। तो कहाँ 1.5 लाख संख्या था, आज ये 6,500। हमारा दुसाध भाई उसमें चौकीदार हुआ करता था, उन लोग को, और वो चौकीदारी प्रथा के समय ड्यूटी पे जो मरे उनके बच्चे लोगों को अनुकंपा के आधार पे न लालू यादव नौकरी दिया और न नीतीश कुमार देने का काम कर रहा। तो क्या हम लोग ऐसी सरकार में रहेंगे? इसकी बात कौन करेगा? अब चाची, दीदी, बउआ लोग, भाई लोग, चाचा लोग, बाबा लोग, भाई लोग, हम यही कहला आल हथी अपने से कि हम लोग कब तक जुल्म का शिकार होते रहे, कब तक हम लोग दारू, शराब, ताड़ी, मदरा में लिप्त रहे। आज आप लोग के बीच में अगर आए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का देन है। मेरे भी पिताजी माथा पे लेकर के पटना के शहरों में बर्तन बेचा करते थे, माथा पे लेकर के बर्तन बेचा करते थे। उसके बाद थोड़ा संघर्ष के बाद एक मंत्री जी से मुलाकात हो गया, वो मंत्री जी ने सरकारी नौकरी दे दी, चपरासी की नौकरी। तो मेरे बाबूजी चपरासी हैं, और वो उस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, बड़ा यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी में दुसाध, चमार, मूसा, डोम
और अनुसूचित जाति जनजाति के, हम उस समाज से इसलिए बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं जाति का, कि कोई बिरले बेटा दिल्ली और यूनिवर्सिटी कॉलेज और जेएनयू में पहुंचता है, जहां से पढ़े, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए दिल्ली से, और पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में, भारत सरकार के बड़ा यूनिवर्सिटी में हम सहायक अभियंता रहे, असिस्टेंट इंजीनियर रहे। उस इंजीनियरिंग पढ़ाई में, मतलब कि नौकरी में 6 साल नौकरी किए, और नौकरी करने के बाद हम छोड़ करके, और अन्ना मूवमेंट अरविंद केजरीवाल 2014 में हमको टिकट दिया, लड़ने का काम किए, तो जातीय चेतना हमको जगा कि बाप रे बाप, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण 500,000 वर्ष पूर्व से हमारे जाति पे शोषण दोहन करते आया है, और कहता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, जो कि बोलते बोलते आज आरक्षण खत्म हो चुका है। कैसे हो चुका है कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, उस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जो ऑर्डर आया, उसमें कहा गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़ा के लोग हैं, उनको आरक्षण, उनके सीमित जो दायरा है आरक्षण है, जैसे अनुसूचित जाति के 22.5% आरक्षण है, वो 22.5% पे ही है, तो वो 22.5% आरक्षण में ही रहना है, वो भी खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है, सुनिए, जानिए। पहला नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो विकास, सबका साथ तो मिला, लेकिन चंद उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, चंद लोग घरानों का हो रहा है। और उसने चालाकी क्या किया, संघ भाजपा ने और मोदी ने, कि बिहार से एक दलित नेता, उत्तर प्रदेश से दलित नेता, बिहार से रामविलास पासवान जी को उठाया, उत्तर प्रदेश से उदित राज को उठाया, महाराष्ट्र से अठावले को उठाया, इन सब को उठा करके, और संघ भाजपा के जो ब्राह्मणवादी नीति है, जो मनुवादी है, मनुस्मृति है, उसके अनुसार जो आरक्षण खत्म करने का है, उस पर साइन करवा चुका है। आरक्षण, नई संविधान, नया लोकसभा और नया संविधान बन रहा है, और देखिएगा उसमें आरक्षण खत्म रहेगा। कि वही वर्ण व्यवस्था ही लोग ला रहे हैं, कि फिर से आप लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिस तरह से चाचा बैठे हुए हैं, ऐसे कर करके कि जी मालिक, वो मालिक गिरी, फिर से वो लोग लाना चाहता है। इसलिए आप लोग को जगने की जरूरत है। बेटाओं को अब टाई वाला स्कूल की हम मांग करते हैं कि टाई वाला स्कूल दो, और आरक्षण अगर कोई लोग कहता है कि खत्म हो, तो पहले जाति प्रथा खत्म करो और अपनी जमींदारी प्रथा खत्म करो, ये मेरी मांग रहती है। जाति खत्म करो और जमींदारी प्रथा खत्म करो। अगर जाति खत्म नहीं होती है, जमींदारी खत्म नहीं होती है, तो देश से, इस देश से आरक्षण भी खत्म नहीं होना चाहिए। और आपको 2-3 बात कह करके मुख्य रूप से, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, कि जो 22.5% आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो मरने जो अंतिम सांस रामविलास जी लिए, अंतिम सांस लिए रामविलास जी, 10% स्वर्णों को आरक्षण दे करके, दिलवा करके, उसमें यह कहना चाहिए था अंतिम समय में रामविलास जी को लोकसभा में, कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है 22.5%, जो बाबा साहब आंबेडकर ने वो अधिकार दिया, जिस अधिकार के तहत हम लोकसभा में हैं, आए हैं, और मेरा परिवार आया है, और दलित समाज लोकसभा में जीत के आता है, उस आरक्षण को बढ़ा करके 40% करो। क्यों 40% होना चाहिए? क्योंकि अब बिहार सरकार, केंद्र सरकार वैसी जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर रही है, जो कहता था कि दुसाध से, चमार से, मुसहर से, डोम से हार मांस छुआता है। वैसे जाति को भी अब आरक्षण में, वैसे जाति को भी आरक्षण दिया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है अनुसूचित जाति जनजाति में। तो जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस रूप में हमारी जाति को आरक्षण दिया गया था, तो अब उन जातियों को आप, अलग जाति को आप अंदर कर रहे हैं और उनको शामिल कर रहे हैं, तो उस आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए था, ये रामविलास जी को कहना चाहिए था। तो उन्होंने काला अध्याय लिख करके गए, 10% स्वर्णों को आरक्षण देके गए, हम लोग के समाज को गला पे बड़ा तलवार लटका करके गए, और आज उनके पुत्र पारिवारिक लड़ाई में आशीर्वाद लेने चले हैं। अरे भाई, उनके बेटा को, उनके परिवार को दुसाधों ने तो पूरी जिंदगी आशीर्वाद दे दिया,
अब तो हमको चाहिए, हमारे समाज के, हमारे बेटाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे बाप दादाओं को आशीर्वाद चाहिए। तुम 80,000 करोड़ के मालिक हो, तुम्हारे पंजाब में एसेट है, तुम्हारे विदेश में एसेट है, तो वो चीजें को आज तक उतना पैसा होने के बाद भी पटना में क्यों नहीं दुसाध भवन बनवाए? दिल्ली में क्या है नहीं तुम दुसाध भवन बनवाए कि यहां से इस प्रखंड से बेटा बेटी कोई जाए तो उस दुसाध भवन में जाकर के रुकता और क्या कहते नहा धो करके परीक्षा दे करके और ये अपना फिर वहां से अपना सही सलामत घर आ जाए वापस। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं किया उन्होंने। कहते हैं यहाँ के माताएं बहने इलाज के लिए पटना एम्स में, पटना के IGMS हॉस्पिटल में, आपको NMCH में, PMCH में सब लोग जाते हैं। उसका जो बीमार रहता है वो तो हॉस्पिटल में बेचारा ट्रीटमेंट होता है, तो उसके परिवार को सुनना पड़ता है कहाँ, फुटपाथ पे। उसके लिए अगर दुसाध भवन रहेगा तो उसमें हमारी जाति के लोग, हमारे बेटा लोग, हमारे चाचा लोग, हमारे बाबा लोग, सब लोग जाके आराम करेगा और बड़ा एक साम्राज्य तैयार हो कि जहाँ पे कुछ न मिले तो थोड़ा सा नहाने धोने के बाद खिचड़ी मिल जाए और अपना काम पे जाकर के करके और फिर घर वापस आ जाए। ऐसा ये मेरा सोच है और हम चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर आशीर्वाद ले रहा है, अगर उसमें हो ताकत, मैं बोल रहा हूं फिर कि अगर चिराग पासवानों से आशीर्वाद ले रहा है, उसमें हो ताकत, तो उसका 4-5 कोठी पटना में भी है, 4-5 कोठी दिल्ली में भी है, 1 कोठी पासवान, बिहार के पासवानों के नाम, बाबा वीर चौहरमल के नाम करो और कहते हैं दिल्ली में भी और पटना में भी, तब आशीर्वाद सही मायने में हम लोग आशीर्वाद देंगे। नहीं तो अब ये ठगी नहीं चलेगी। वो सरकार हो चाहे अपने समाज का ही बेटा क्यों ना हो, अगर हमको ठगने का काम करेगा उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार अंत में फिर से कहते कहते अपनी वाणी को विराम देता है ये बेटा राजकुमार पासवान कि बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण महारैला हो सकता है, क्षत्रिय महारैला हो सकता है, कुर्मी चेतना रैली हो सकती है, कुर्मी कुशवाहा का, यादवों का तेल पिलावन लाठी घुमावन रैला हो सकता है, चंद्रवंशियों का महारैला हो सकता है, रजक भाई का हो सकता है, मुसर भाई का हो सकता है, मांझी भाई का हो सकता है और मलाहों का भी हो सकता है, तो दुसाध पासवान महारैला क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए वीर चौहरमल के वंशजों को, राजा सलेश के वंशजों को ये राजकुमार पासवान बेटा आह्वान करता है कि सभी लोग जब भी तारीख तय हो अंजू बहन बता देगी और उस महारैला में आप लोग एकजुट होकर के और एक साथ होकर के पटना के गांधी मैदान में आना है। और ये